गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एनसीएफ 2005 के ऊपर चर्चा की जाने वाली है। यह सीटेट और समसामयिक विषय जो कि आने वाला बीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम एवं सीटेट के पेपर में अहम ज़रूरी है। तो क्योंकि भारत सरकार ने एनसीएफ 2022 को लागू किया गया है, एनसीएफ 2005 के बाद 2022 को लागू किया गया है। 22 जो अभी पास किया गया है या पहले की जो 2005 है उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि जो सीटेट का जो पेपर होने वाला है में भी क्वेश्चन 2022 से भी पूछे जा सकते हैं और 2005 से भी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए अहम है कि आप दोनों को पढ़ के जाइए ताकि क्वेश्चन बना सके। और पिछले जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लगभग प्रत्येक ऑनलाइन पेपर के सेट में एक क्वेश्चन एनसीएफ से था ही था। 2005 और 2022 दोनों को देख के जाइए। और आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो एनसीएफ 2005 के बारे में बताने जा रहा हूँ। 2005 आखिर है क्या, और इसके बारे में आप अहम चीज़ों को आप सोचिए, समझिए और जानने की प्रयास कीजिए ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिए और सीटेट क्वालिफाई करिए या समसामयिक विषय के ऊपर गहन अध्ययन जानकारी प्राप्त कीजिए। तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या था? इससे पहले आप सीटेट के स्टूडेंट हैं तो पहले आप इस चीज़ के बारे में जानिए कि सिलेबस और एनसीएफ में क्या अंतर होता है। सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर होता है? सिलेबस और करिकुलम इस दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? इसको हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, इसको करिकुलम को हिंदी में पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, आराम से समझिए इस चीज़ को, आप लोग आराम से समझिए कि आखिर है क्या ये चीज़, ताकि आप बना पाइए इस चीज़ को। आराम से इस चीज़ को आप लोग समझिए। आराम से इस चीज़ को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए आखिर है क्या दोनों चीज़। तो पहला डिफरेंस इसमें है कि यह जो होता है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, विषय आधारित होता है। और इसमें जो कहा गया है कि इसमें आप सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। करिकुलम में होता है कि सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करना है, सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करना है, उसके साथ टेक्स्ट बुक के ऊपर चर्चा करना है, टेक्स्ट बुक के ऊपर और टीचिंग मेथड के ऊपर। मेथड जिसको हिंदी में कहते हैं आप सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के ऊपर भी चर्चा होगी, आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और टेक्स्ट बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो होते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। और ये जो होता है सिलेबस है, इसके अंदर में टेक्स्ट बुक है, टीचिंग मेथड है, तो तमाम सारे चीज़ों के ऊपर अध्ययन करते हैं, मेथड से इसके ऊपर करते हैं। यह जो होते हैं सिलेबस होते हैं वो वर्णनात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, यानी कि इसमें आप डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा आपको। लेकिन करिकुलम जो है, करिकुलम को स्कूली कार्यक्रम में जो होते हैं वो रूल बेस होते हैं, जो रूल बना दिया गया है रूल बेस होगा, उसी पे आधारित होगा। तो इस दोनों पहलू को आप स्पष्ट रूप से समझिए, इस दोनों चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से समझना है कि सिलेबस जो होता है एक नैरो सेंस हो गया, करिकुलम जो हो गए सो एक बृहद पैमाना हो गया। सिलेबस के अंतर्गत आप विषय को देखते हैं, उसका आप विषय वस्तु के बारे में साइंस का विषय देखते हैं, सोशल साइंस के विषय को देखेंगे, हिंदी देखेंगे, अंग्रेजी देखेंगे, ये तमाम सारे चीज़ों को आप
डिस्क्राइब के रूप में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस हो गए, बुक हो गए, तो सबका कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन, एक पैटर्न है और वो पैटर्न के आधार पे ही बांटा गया है। तो सिलेबस और करिकुलम में यही डिफरेंस है, दोनों के बीच में यह डिफरेंस बताया गया है। अब आइए NCF 2005 में क्या कहा गया है। NCF 2005 की जो रूपरेखा है वो क्या कहा गया है। NCF जानने से, NCF के बारे में जान लेने से आपको दो चीज़ों के बारे में समझ में आएगी। अगर समसामयिक विषय में अगर NCF से क्वेश्चन आ जाता है तो 2005 से पूछेंगे। UPSC अगर UPSC क्वेश्चन पूछते हैं तो 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सीटेट में क्वेश्चन आएंगे, अगर सीटेट का जो क्वेश्चन आएगा तो सीटेट में 2005 से भी पूछ सकते हैं और 2022 का जो अभी जो रूपरेखा है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 2005 की रूपरेखा जो बनाया गया था और डॉक्टर, इसके जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन ड्राफ्ट किया गया था और डॉक्टर यशपाल थे। डॉक्टर यशपाल जी थे। तो डॉक्टर यशपाल जी के सहयोग से इसको बनाया गया था। इसको पब्लिश करने वाले थे वो NCERT ने पब्लिश किया था। NCERT ने लगभग 10 लाख रुपए लगभग 10 लाख रुपए के आसपास 10 लाख रुपए के आसपास प्रत्येक राज्य सरकार को दिया था। और उसका पर्पस यही था कि पहली जो है NCF 2005 में दो मुख्य मुद्दे पे 10 लाख रुपए दिए गए थे। एक मुद्दा ये था कि रीजनल भाषा को प्रमोट करना है, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना है। दूसरी महत्वपूर्ण पहलू इसमें कहा गया था, दूसरी महत्वपूर्ण पहलू कहा गया था कि आपका जो सिलेबस होगा, पहले का जो सिलेबस है और आज के सिलेबस में, दोनों में कंपेयर करके बनाइए कि अभी का जो सिलेबस है और पहले का जो सिलेबस था, दोनों में कंपैरिजन करिए ताकि फ्यूचर में इसमें रिफॉर्म किया जा सके। यही दो पर्पस था। पर्पस यही था NCERT को पब्लिश करने के लिए। NCERT ने 10 लाख रुपए के आसपास प्रमोट करने के लिए दिया गया था। क्यों हर राज्य को दिया गया? तो पहली रीजनल भाषा को प्रमोट करना है, दूसरी सिलेबस ऐसा बनाना हो जो फ्यूचर में रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि सुधार करना चाहिए। यह बातों को यहाँ पे रखा गया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे रखा गया था, दूसरी बातें यहाँ पे रखी गई थी जो इंट्रोडक्शन में है NCF 2005 में। और दूसरी बात यह रखी गई थी कि जो NCF का जो करिकुलम होगा, ये करिकुलम बनाया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन। याद रखना, आप लोग को इस चीज़ के बारे में याद रखना है कि लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या है कि ज्ञान जो मिलना है बिना बोझ के तले मिलना है, बिना बोझ का ज्ञान मिलना है, बिना बोझ का ज्ञान मिलना है, यानी कि बिना बोझ का ज्ञान आपको दिया जाना है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि बिना बोझ का ज्ञान देना है। तो बिना बोझ के ज्ञान यानी कि लर्निंग ऐसा आप करवाइए, अधिगम को ऐसा विकसित करवाइए जिसमें कोई बर्डन नहीं होगा। ऐसा अधिगम होना चाहिए जिसमें कोई बर्डन नहीं होगा। तो ये दो पहलू पे ऊपर NCF 2005 में चर्चा किया गया। ये हमेशा माइंड में रखिए कि लर्निंग विदाउट डूइंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, इसके ऊपर काफ़ी इसकी गोल था इसका, जो बिना बोझ की शिक्षा, ये इसका अहम रोल था। इसको माइंड में रख लीजिए। और दूसरी बात शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए,
शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सिलेबस कैसा होगा, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा किया गया था कि शिक्षा कैसा होगा, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, ये दो पहलू पे चर्चा किया गया था। कैसी होनी चाहिए, इस दोनों पे चर्चा किया गया। तो आइए अब हम लोग आउटलुक को जान ले कि जो क्या क्या इसकी अहम चीज़ थे और जिसके ऊपर हम लोगों ने आउटलुक करना चाहिए और समझ आनी चाहिए इसके ऊपर। तो एनसीएफ का जो आउटलुक था, रूपरेखा जो बनाया गया था। तो पहले हम सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना चाहिए। तो पहली बात, भाषा 3 स्तरीय होगा, 3 स्तरीय होगा, जिसमें पहली भाषा मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी प्रदेश, हिंदी स्पीकिंग एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग। याद रखिएगा कि हिंदी स्पीकिंग एरिया में आपको इंग्लिश या तीसरी में कोई मॉडर्न लैंग्वेज, नॉन हिंदी स्पीकिंग में हिंदी या इंग्लिश। कोई दूसरी भाषा में आपको सीखना। अगर हिंदी भाषी प्रदेश में, जैसे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे अगर रह रहे हैं तो आप हिंदी नहीं तो कोई भाषा और मॉडर्न भाषा सीखेंगे। अगर हिंदी प्रदेश में नहीं रहते, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु में रहते हैं, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा सीखना होगा। तो तीसरी भाषा कही गई थी, तीसरी भाषा का प्रयोग किया गया था। अगर दूसरी भाषा में अगर आप नहीं सीख रहे हैं, वो भाषा को आप सीखिएगा। जैसे यहाँ पे कहा गया कि हिंदी स्पीकिंग एरिया में अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा है तो उसको मॉडर्न भाषा सीखनी है, मॉडर्न लैंग्वेज सीखना है। अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले में अगर कोई व्यक्ति अगर हिंदी सीख लिया तो उसको इंग्लिश सीखना है। ये 3 स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है, ये 3 स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है, 3 स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट में पहली बात आ गई भाषा में इस 3 प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। लिख लीजिए आप लोग। अगली जो बात कही गई है, अगली जो सब्जेक्ट के ऊपर कहा गया मैथमेटिक्स के ऊपर कहा गया कि माइंड ब्लोइंग काम करना है, माइंड ब्लोइंग, यानी कि मैथमेटाइजेशन बनाना है, मैथमेटाइजेशन। आपको नॉलेज, लर्निंग ऑफ सॉल्व नहीं करना है, लर्निंग टू सॉल्व नहीं करना है, आपको नेचुरल माइंड को यूज करना है। इसका यूज नहीं करने के लिए कहा गया, इसको यूज करने के लिए कहा गया। यानी कि L/B लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का फार्मूला है, लेकिन आयत का फार्मूला ऐसे ड्राइव करने के लिए नहीं कहता, आपका दिमाग यूज करने के लिए कहता। मैथमेटिक्स मतलब यहाँ पे उसका नेचुरल माइंड की बात की गई है। तीसरी चीज़ जो है साइंस में, तीसरी चीज़ जो है आपके साइंस में, साइंस के ऊपर कहा गया है कि साइंस के ऊपर कहा गया है कि ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे जिज्ञासा पैदा हो, यानी क्यूरियोसिटी पैदा हो। साइंस मीन्स क्यूरियोसिटी पैदा हो। अगर क्यूरियोसिटी अगर पैदा हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड साइंस। साइंस का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान यानी नॉलेज तभी होगा जब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगा। साइंस के लिए यही कहा गया है, विज्ञान के लिए यह कहा गया है।
अगली बात आइए, एसएसटी यानी सोशल साइंस के लिए कहा गया है, सामाजिक विज्ञान के लिए कहा गया है, सोशल साइंस के लिए कहा गया है कि पहली बात सोशल साइंस में पहली चीज़ कहा गया कि यह जो होना चाहिए लर्निंग टू लाइफ, एड टू लाइफ, यानी कि जीवन से जोड़ कर बताना चाहिए, जीवन से जोड़ कर बताया जाना चाहिए, बताना चाहिए। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी कि अंतर अनुशासनात्मक मतलब कि अगर मान लीजिए साइंस आप पढ़ा रहे हैं तो सॉरी अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ज्योग्राफी से जोड़कर बताइए, आप उसको पॉलिटी से जोड़कर बताइए, आप उसको इकोनॉमिक्स से जोड़कर बताइए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि विभिन्न भाषाओं को जोड़कर आप कोई चीज़ का अध्ययन करवा रहे हैं तो वो अंतर अनुशासनात्मक हो गया। क्लियर एकदम समझिए। ये चीज़ सोशल साइंस में कहा गया, दो पहलू पे एनसीएफ में कहा गया है। पहला जीवन से जोड़कर बताया जाना चाहिए, अंतर अनुशासनात्मक पढ़ाई किया जाना चाहिए, पढ़ाई करवाया जाना चाहिए, पढ़ाई अंतर अनुशासनात्मक करना चाहिए। ठीक है। अगले पॉइंट जो है अगली जो पॉइंट है जो हेल्थ के ऊपर कहा गया है कि बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, यानी कोई डिजीज़ से अवेयर कराना चाहिए। डिजीज़ मतलब कोई रोग से उसको खेल कूद में प्रोत्साहन करना चाहिए, कराना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हेल्थ के ऊपर कहा गया है। तो ये हो गए सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब आ जाइए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये बात कही गई है क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बात है, सब्जेक्ट से जो जुड़ा हुआ बात है वो ये चाहे गई। साइंस में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, सोशल साइंस में कैसे पढ़ाना चाहिए, कंप्यूटर कैसे पढ़ाना चाहिए, आपका हेल्थ कैसे होना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में एनसीएफ 2005 में कहा गया है। एनसीएफ 2005 इसी चीज़ों के बारे में कहता है। और अगली जो पॉइंट है आपका, बच्चों को क्लासरूम में कैसा सिचुएशन होना चाहिए, क्लासरूम किस प्रकार से होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए क्लासरूम होना चाहिए ऐसा जहाँ पे सब कोई पढ़ सके, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। दूसरी बात कही गई है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हो गए कुछ दयनीय विद्यार्थी जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ वैसे विद्यार्थी जो कि हैंडीकैप हो गए, दिव्यांग, कुछ प्रतिभावान व्यक्ति होंगे। सबों को लेकर पढ़ाने की बात चल रही है। एक क्लासरूम में एक जो क्लासरूम है उसमें सबों को पढ़ाने के, दयनीय स्थिति वाले को भी, दिव्यांग को भी, प्रतिभावान वाले को भी और साधारण को भी, जिसका आईक्यू कम है उसको भी। तो सबको समावेशी शिक्षा में समान रूप से लेके चलना है, या दूसरा इसकी पॉलिसी कही गई है। तीसरी बात इसमें कही गई है एनसीएफ 2005 में, तीसरी बात की गई है पी नायक ने 3 पिलर की बात किया था। पहली पिलर है इक्वालिटी, दूसरी चीज़ है क्वालिटी और तीसरी चीज़ है क्वांटिटी। ये तीनों चीज़ के ऊपर कहा गया कि स्कूल क्लासरूम में इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी धर्म, सभी क्लास, सभी लोगों को समान रूप से इसमें करना चाहिए, यानी कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग के व्यक्ति एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। दूसरी बात इसमें कही गई है, दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि दूसरी बात इसमें कही गई कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, सभी विषय के क्वालिटी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात की है क्वांटिटी की बात, बच्चों को इनरोलमेंट बढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान बढ़ाना है,
ये क्वालिटी की बात की गई है, यहाँ पे क्वालिटी की बात की गई है, क्वांटिटी की बात की गई है, यानी कि इनरोलमेंट बढ़ाना है, बच्चों का हेल्थ बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एजुकेट करना है। यह एनसीएफ की कुछ पहचान थी, एनसीएफ के बारे में कुछ कहा गया था। अगली क्लास में आप लोग एनसीएफ 2022 जो अभी लाया गया है, एनसीएफ 2022 को दिया गया है, इसके ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि सीटेट में जो क्वेश्चन होंगे 2022 से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म भराया जा रहा है और फॉर्म भरने का डेट 30 अक्टूबर से है। समय क्वेश्चन सेटर के पास होंगे कि कुछ क्वेश्चन हम एनसीएफ 2022 से भी पूछ दिया जाए। तो आप कल की क्लास में आप एनसीएफ 2022 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।